हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड यूनिट के कंसेप्ट्स में आज हम फिर एक और नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि शक्ति और सत्ता से मिलता जुलता है। बच्चों, जब शक्ति की बात करेंगे, सत्ता की बात करेंगे तो हमेशा ये मन में सवाल आता है कि शक्ति वैध है या नहीं है। क्या इस शक्ति का प्रयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो राजनीति विज्ञान में जब भी शक्ति और सत्ता की बात होगी तो उसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा टॉपिक है लेजिटिमेसी, औचित्यपूर्णता या वैधता। बच्चों, लेजिटिमेसी लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस, जिसका अर्थ होता है विधि द्वारा गठित न्यायाधीशों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मध्यकाल में ये लेजिटिमिटास के नाम से जाना गया और बाद में अंग्रेज़ी भाषा का लॉफुल इसके लिए बना गया। लॉफुल का अर्थ होता है वैधानिक अथवा विधि से। तो उस रूप में देखें तो वैधता एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसका प्रयोग स्वीकृत नियमों और कार्यशैली पर आधारित है। तो बच्चों, औचित्यपूर्णता हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी राज्य, सरकार या व्यवस्था के प्रति जनता के मन में विश्वास होना कि जो भी वो शासन कर रहे हैं वो कानूनी रूप से हो रहा है, वो नियमों से बंधा हुआ है। इसमें हम एक परिभाषा SM लिप्सिट की है जो कहते हैं औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित है। इसको मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं बच्चों, ये एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें जो शासक है उसकी योग्यता और क्षमता में जनता का विश्वास होता है और उन्हें महसूस होता है कि जो राजनीतिक संस्थाएं उस वक्त जो कार्य कर रही हैं वे सर्वाधिक समुचित हैं, यानी कि वे उचित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं वैधता राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जनता की सहमति और स्वीकृति पर आधारित होती है। अब हम ले रहे हैं बच्चों वैधता के विभिन्न प्रकार, है ना। इसमें पहली वैधता के लिए कह रहे हैं विचारधारात्मक वैधता, यानी कि ऐसी वैधता जो विचारधारा पर आधारित है। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जब विचारधारा को स्वीकृति मिले, उस पर सहमति हो शासक की भी और जनता की भी, यानी जिस पर वो शासन कर रहे हैं उसकी भी, उस विचारधारा उनकी उनमें दोनों की एक जैसी विचारधारा या एक विश्वास के आधार पर विचारधारात्मक वैधता है। दूसरी है बच्चों संरचनात्मक वैधता। इसका मतलब होता है कि जहाँ संस्था या उसके संस्था के जो दिए गए पद हैं उस पद के अनुसार शासक का आचरण हो और जनता का भी उस संस्था, पद और शासक में विश्वास हो। जहाँ भी ऐसी व्यवस्था है वहाँ हम संरचनात्मक वैधता कहते हैं। फिर तीसरी है बच्चों वैयक्तिक या व्यक्तिगत वैधता, जहाँ व्यक्ति इतना प्रभावशाली और करिश्मावादी होता है कि जनता का विश्वास उस व्यक्ति के नाम पर ही ये होता है कि भाई ये जो कार्य करेंगे ये कभी भी गलत नहीं हो सकते। जहाँ जैसे गांधी जी के लिए माना जाता है, वर्तमान समय में कई लोगों का जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी के लिए ऐसा है कि भाई अगर मोदी जी शासन कर रहे हैं तो भारत में भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो इस तरह का जो विश्वास है, जब किसी व्यक्ति विशेष के कारण जनता में राजनीतिक व्यवस्था पे, राजनीतिक नेतृत्व के प्रति विश्वास होता है, उसको हम कहते हैं वैयक्तिक वैधता। फिर बच्चों वैधता के दो दिए गए हैं इस पॉइंट में, उच्च स्तरीय वैधता और निम्न स्तरीय वैधता। मतलब क्या है कि जहाँ जनता का विश्वास राजनीतिक संस्थाओं पर बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं वहाँ उच्च स्तरीय वैधता है, पूरा कंप्लीट फेवर, कंप्लीट विश्वास जहाँ होता है। लेकिन जहाँ जनता के मन में शंका हो, संदेह हो, राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति उनके मन में एक संदेह जब होता है और केवल दबाव या भय के कारण वो आज्ञा का पालन करते हैं, तो ऐसे समाज के लिए कहा जाता है वहाँ निम्न स्तरीय वैधता है। फिर नेक्स्ट है परंपरागत वैधता, जो कि परंपरा के कारण, यानी कि
किसी भी संस्था को, किसी भी नियम को इसलिए पालन किया जाए कि भाई ऐसा सदियों से होता आ रहा है, तो उसको परंपरागत वैधता कहते हैं। फिर बौद्धिक और कानूनी वैधता, जहाँ कानून में विश्वास जनता का होता है और वो कि भाई ये कानून जिस तरीके से बनाया गया है, तो कानून के ऊपर जहाँ कोई डाउट ना हो और केवल इसलिए कि भाई वो कानून से जुड़ा हुआ है, वैधानिक है, उसके लिए हम कहते हैं बौद्धिक एवं कानूनी वैधता। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दैवीय वैधता, यानी कि जो ईश्वर से जुड़ी हुई मानी जाती है कि भाई जैसे ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि जो सम्राट है वो ईश्वर की देन है। तो जहाँ भी राजनीतिक संस्थाओं को ईश्वर की मर्जी, ईश्वर का रूप के रूप में स्वीकारा जाता है, उनमें विश्वास बना रहता है, उसके लिए कहते हैं दैवीय वैधता। फिर एक है बच्चों नागरिक वैधता, यानी कि जहाँ जैसे हमने कहा कि भाई भारत का नागरिक है तो वो भारत में उसको जो भी अधिकार हैं वो वैध तरीके से हैं। तो इस तरीके से देखें तो वैधता जब किसी राज्य विशेष के नागरिकों को दी जाती है तो उसको हम कहते हैं नागरिक वैधता। तो ये था बच्चों वैधता के विभिन्न प्रकार। अब हम ले रहे हैं वैधता किन स्रोतों से प्राप्त होती है, सोर्सेज क्या है, वैधता कहाँ से मिलती है। तो उसमें पहला है परंपरा या रीति रिवाज। तो जहाँ शासक की आज्ञा को परंपरा के आधार पर स्वीकारा जाता है कि भाई ऐसा, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि रॉयल फैमिली के हैं तो इनके आदेशों की पालना की जाए। तो कई ऐसे राज्यों में जहाँ वंशानुगत परंपरा है वहाँ राजा आदेश या राजाज्ञा को इसलिए स्वीकारा जाता है कि इसको मानने की परंपरा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है वर्तमान समय में वैधता के लिए वो है जनता की सहमति, यानी कि जन सहमति, कि कोई भी संस्था जो है भले वो चुनाव जीत कर आए हैं लेकिन अगर जनता के मन में उसके प्रति अविश्वास हो जाए तो ये माना जाता है कि भाई भले वो वैध तरीके से आए लेकिन उसकी वैधता समाप्त हो गई है। जब आप गैर कानूनी तरीके से सत्ता को छीन लें और जनता उसका विरोध करे तब भी ये स्थिति बनती है। तो सामान्य तौर पे जहाँ भी अगर कोई सत्ता छीन कर अपने पद पर आया भी है ना, लेकिन जनता उसको स्वीकार लेती है, तो ये कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने भले वो अवैध तरीके से अपने पद पर आया लेकिन जनता की सहमति उसे प्राप्त हो गई है तो उसकी शक्ति वैध हो गई है। फिर संविधान सबसे बड़ा स्रोत हम कह सकते हैं कि जो भी वर्तमान की राजनीतिक संस्थाएं हैं ज़्यादातर देशों में वे अपनी शक्ति, अपनी सत्ता संविधान के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं। तो संविधान चूँकि हमेशा कानून सम्मत होता है, संविधान में स्वीकृत नियमों को ही जो जनता की सहमति उसमें मानी जाती है और न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो सभी संविधान से जुड़े हुए हैं, तो संविधान सबसे बड़ा स्रोत है। फिर है नेतृत्व। तो वैधता को जैसे कहते हैं कि कई बार डायनामिक लीडरशिप से कभी विरोध के भी द्वारा कुछ देशों में हम पाते हैं कि जहां सेना अध्यक्ष ने सत्ता को छीन लिया या जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता थे, चाहे वो भ्रष्टाचार के कारण या किसी कमज़ोरी के कारण, जब उनको अपदस्थ करके व्यक्ति जो है उनसे सत्ता छीन लेता है तो देर सवेर ये मान लिया जाता है कि जब उनको उनके प्रभावशाली प्रशासन के कारण, उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण जब जनता उन्हें स्वीकार लेती है, जन सहमति प्राप्त हो जाती है, राजनीतिक संस्थाएं पर उनकी अच्छी प्रभावशाली पकड़ हो जाती है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि नेतृत्व भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है वैधता को प्राप्त करने के लिए। और फिर एक है विचारधारा, जैसे लोकतंत्र है या उदारवाद है, इस विचारधारा के कारण भी जनता की जो है स्वीकृति इनको प्राप्त हो जाती है। तो विचारधारा के साथ ही वैधता भी उससे भी प्राप्त की जा सकती है। फिर वैधता के लक्षण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो क्या है कि वैधता हमेशा विश्वास पर आधारित है। ठीक है बच्चों, क्या है वैधता? ये एक अमूर्त चीज़ है, आप देख नहीं सकते हो लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो। तो पहला जो लक्षण है वो क्या है कि ये विश्वास पर आधारित है। दूसरा लक्षण क्या है कि जन सहमति पर आधारित है, यानी कि जनता की स्वीकृति होगी। तीसरा, शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करती है वैधता। जैसे मैंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ कि ये पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष थे लेकिन उन्होंने नवाज़ शरीफ को नज़रबंद करके उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति की उन्होंने शक्ति को प्राप्त किया।
तो शक्ति, उनके पास सैनिक शक्ति थी, और जैसे ही उनको जन समर्थन मिला, अन्य राजनीतिक संस्थाओं का मिला, तो उस रूप में उनकी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति पद की सत्ता में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह के कुछ चीज़ों से हम देखते हैं कि वैधता ही हमेशा शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करती है। फिर सत्ता के स्थायित्व की गारंटी है कि वैधता है तो ही सत्ता टिकेगी, अन्यथा देर सवेर वहाँ क्रांति हो सकती है। जैसे ही शासक कमज़ोर होगा उससे भी शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर वो वैध तरीके से अपना शासन कर रहा है और उसके पास मनोबल, जन सहमति का उसके पास मनोबल है, स्वीकृति है, तो हमेशा उसकी सत्ता बनी रहेगी। और लास्ट, मूल्यों पर आधारित है। जैसे मैंने कहा ना, वैधता क्या है बच्चों, एक अमूर्त चीज़ है, कुछ दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये विश्वास पर आधारित है, ये स्वीकृति पर आधारित है, ये जन सहमति पर आधारित है। तो उस रूप में हम कह सकते हैं वैधता मूल्यों पर आधारित है। फिर एक क्वेश्चन अक्सर आता है बच्चों, वैधता का संकट क्या है? तो ये प्रश्न कब खड़ा होता है? जब कोई सत्ताधारी व्यक्ति की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएं और जनता की उसको असहमति हो जाए, जनता उसके आदेशों का पालन करने से मना कर दे, या ऐसी कमज़ोर स्थितियां बन जाएं कि उसके शासन जो है वो केवल दबाव के दम पर, भय के दम पर वो शासन करे और स्वीकृति समाप्त हो जाए, तो अक्सर ऐसे देशों में कहा जाता है कि वहाँ वैधता का संकट हो गया है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी जो परिभाषा है इस वैधता के संकट के लिए, कि जब राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित परिस्थिति के अनुरूप नहीं ढल पाती, वह सत्ताधारक संकुचित हित साधने में लग जाता है और जनता और सत्ता में विरोध हो, तो ऐसी गतिरोध की स्थिति के लिए कहा जाता है कि वहाँ वैधता का संकट खड़ा हो गया है। फिर वैधता के संकट की विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है शासन व्यवस्था के प्रभाव में कमी। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि भाई वो शासन तो कर रहा है लेकिन उसके आदेशों की पालना नहीं हो रही है। दूसरा, नव संगठित समूहों का उदय होना, कि जैसे लोकतंत्र है या तानाशाही है, उसके शासक की शक्तियाँ कम हो रही हैं और नया कोई दल या नया कोई समूह वो ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, जनता को उनको ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, वो ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। तो कई बार नव संगठित जो समूह होते हैं उनकी उदय के कारण भी वैधता का संकट खड़ा हो जाता है। तीसरा है जन सहभागिता एवं विभिन्न वर्गों में अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष, कि जब किसी समाज में या किसी राज्य में विभिन्न वर्गों के बीच में टकराव हो, अब उनके हित आपस में टकराएं और जो जनता है वो जैसे एक बटी बटी सी लगती है, और वहाँ जहाँ अक्सर गतिरोध की स्थिति होती है, ऐसे संघर्ष में भी वैधता का संकट खड़ा हो जाता है। और चौथा है नई राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को चुनौती। तो जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज हो रहा है, तानाशाही से लोकतंत्र हो रहा है, या लोकतंत्र में तानाशाही या सैनिक तानाशाही, इस तरह की कोई नई परिस्थिति होती है तो भी वैधता को चुनौती मिलती है। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, वैधता स्थिर रखने के उपाय। कि भाई ठीक है, वैधता हमने कहा कि जन सहमति पर है, लेकिन ये स्थिर कैसे रहे, लंबे समय तक वैधता कैसे बनी रहे, उसके क्या उपाय हैं? तो पहला है नए मूल्यों, विचारों एवं परंपराओं में तालमेल होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि परिवर्तन और परंपरा, इनमें अक्सर टकराव की स्थिति होती है, लेकिन अगर ये इन दोनों में ही तालमेल बना रहेगा तो वहाँ वैधता टिकी रहेगी। दूसरा, संविधान में आस्था, कि जैसे मैंने कहा भले संविधान पुराना हो लेकिन जनता की उसमें आस्था हो, और बदलते समय के साथ संविधान में संशोधन की भी अगर गुंजाइश हो तो भी वैधता स्थिर रखी जा सकती है। तीसरा है जन भावनाओं के अनुरूप कार्य, यानी कि जो शासक है, गवर्नमेंट है, वो जनता के मनोनुकूल, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी आवश्यकता अनुसार अगर कार्य करेगी तो वहाँ हमेशा वैधता बनी रहेगी। और लास्ट है बच्चों लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास। जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग में कहा था बच्चों, वैधता का मतलब है जन सहमति और लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। जिस भी शासन व्यवस्था में लोकतंत्र मजबूत होगा वहाँ वैधता हमेशा बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही बच्चों। इसी के साथ हमारा सेकंड यूनिट ख़त्म हो गया है। अगला यूनिट हम थर्ड यूनिट से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।